कहने का अर्थ है कि फ़िल्म वो बन नहीं पाई जो बन सकती थी। फर्स्ट हाफ फिर भी इसका बीरेबल है, सेकंड हाफ तो बहुत ही खिंचा हुआ और बहुत जल्दी में बनाया गया है। इस फ़िल्म की 4-5 बातें मैं नेगेटिव बताऊँगा आपको, पॉजिटिव मैं बाद में बताता हूँ। पॉजिटिव सब बता रहे हैं, नेगेटिव बताता हूँ। एडिटिंग बहुत ख़राब है इस फ़िल्म की, वीएफएक्स बहुत पुअर है, रॉकेट्स वगैरह लॉन्चिंग के सैटेलाइट के जो सीन दिखाए हैं बिल्कुल पुअर है। आज से 30 साल 35 साल पहले टीवी में ऐसे दृश्य बहुत देखे हुए हैं। उसके अलावा एडिटिंग और फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी बहुत ख़राब है, गुणवत्ता बहुत कम है, अभिनय पक्ष बहुत ख़राब है। केवल आर माधवन और सिमरन के अलावा किसी ने अभिनय करने की कोशिश नहीं की, इवन शाहरुख खान। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल। फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इतवार का दिन है। धर्म प्लेस मूवी मॉल पे सेक्टर 18 नोएडा में ये अपना मैं मूवी देख कर आया हूँ अभी, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। और 10 बजे का शो था और एक शो 5 बजे का था। केवल 2 ही शो मिले हैं, इस वजह से मैं शुक्रवार को इसे देख नहीं पाया। शनिवार मैं व्यस्त था थोड़ा, और आज मैं देख कर आया हूँ। फिल्म मुझे देखनी थी। केवल इसका जो टॉपिक है वो एक देशभक्ति का और एक देशद्रोह के आरोप से ग्रस्त एक हिंदुस्तानी की कहानी है, वैज्ञानिक की, इसलिए तो फिल्म देखनी जरूरी थी। और फिल्म की रेटिंग रिव्यूज़ अच्छे आ रहे थे, मगर कुल मिला के मैंने फिल्म देखी है। लगभग 2.5 घंटे की फिल्म है ये, और कुल मिला के वहाँ पर 10.2 व्यक्ति आए थे, 10 बड़े और 2 छोटे बच्चे 6-6 साल के, एक फैमिली के साथ। तो इतनी ही वहाँ पर 300 की कैपेसिटी के हॉल में इतने लोग देखने आए थे। मगर मज़े की बात ये थी कि उनमें से 4 व्यक्तियों ने, मियाँ बीबी ने और मैंने और एक मेरे बगल में जो लड़का बैठा था, चारों ने फिल्म के ख़त्म होने पे तालियां बजा के स्वागत किया जब उनको राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण दिया जाता है, और नामी नाम्बिया जी को। फिल्म अगर मैं एक लफ्ज़ में बोलूँ तो ये बिलो एवरेज मूवी है। आप लोग ये सुनकर चौंकेगा मत, मेरे रीजन है, मेरा फिल्म देखने का अपना एक नज़रिया है। फिल्म में सबसे पहले मैं बताऊँ, ये वन मैन शो है आर माधवन जी का। स्टोरी उन्हीं की है, पटकथा उन्हीं की है, अभिनय उन्हीं का है, निर्माता भी खुद हैं ट्राई कलर फिल्म के नाम से। इसके अलावा को प्रोड्यूसर और भी हैं इसमें। कहने का अर्थ है कि फिल्म वो बन नहीं पाई जो बन सकती थी। फर्स्ट हाफ फिर भी इसका बीरेबल है, सेकंड हाफ तो बहुत ही खिंचा हुआ और बहुत जल्दी में बनाया गया है। इस फिल्म की 4-5 बातें मैं नेगेटिव बताऊंगा आपको, पॉजिटिव मैं बाद में बताता हूँ। पॉजिटिव सब बता रहे हैं, नेगेटिव बताता हूँ। एडिटिंग बहुत ख़राब है इस फिल्म की, वीएफएक्स बहुत पुअर है, रॉकेट्स वगैरह लॉन्चिंग के सैटेलाइट के जो सीन दिखाए हैं बिल्कुल पुअर है। आज से 30 साल 35 साल पहले टीवी में ऐसे दृश्य बहुत देखे हुए हमने। उसके अलावा एडिटिंग और फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी बहुत ख़राब है, गुणवत्ता बहुत कम है, अभिनय पक्ष बहुत ख़राब है। केवल आर माधवन और सिमरन के अलावा किसी ने अभिनय करने की कोशिश नहीं की, इवन शाहरुख खान भी बहुत ही नाटकीय लगे हैं और बहुत ही नौटंकीबाज लगे हैं। वो लग ही नहीं रहे इस एरा के लग रहे हैं, जबकि एरा दिखाया गया था उस वक्त के हिसाब से। तो शाहरुख खान का तो एंकर का रोल आज की तारीख में दिखाया, मगर उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है और जो उनका स्टाइल है बोलने का, वो बहुत ही बेहुदा और बहुत ही अटपटा सा लगा। संगत नहीं थी उसमें, तरक संगत नहीं था वो डायलॉग उनका बोलना। उनका आंसू आ जाना बाद में और आंसुओं को पहुंचना बिना रुमाल के, सब नौटंकी सी लग रही थी। सूट बूट पहने हुए आदमी के जेब में रुमाल होता है, रुमाल से आंसू पोंछते तो ज़्यादा बेटर रहता। और जिस तरह से वो मीडिया को दिखाया है शराब पीते हुए और आवाज़ माइक की बंद नहीं करते हुए, बुड्ढा मरवाएगा, इस तरह की बातें आजकल के टाइम में नहीं होती और मीडिया बड़ा अलर्ट रहता है। और उनको बाद में सेंटी होते हुए दिखाया हुआ है, जबकि यही मीडिया 1000 लोगों का कत्लेआम हो जाता है तो सेंटी नहीं होता। और इसमें एक बंदे की आत्मकथा सुनने पे, जिसके इसके बारे में सारी दुनिया को पता है, गूगल पे सर्च करें, विकीपीडिया पे सर्च करें। और पटकथा इसकी बहुत बुरी है, अभिनय पक्ष भी इसका बहुत बुरा है। केवल आर माधवन ने वन मैन शो रखा है। सिमरन का 1-2 जगह सीन अच्छे बन पड़े हैं, बाकी उन्होंने भी ओवर कटिंग की है। बाकी रजत कपूर को और गुलशन ग्रोवर को वेस्ट किया गया है। रजत कपूर जी इसमें बने हैं विक्रम साराभाई वैज्ञानिक, जिनकी अचानक मौत हो जाती है, और गुलशन ग्रोवर बने हैं मशहूर साइंटिस्ट, रॉकेट मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। और बहुत ही फोड़ता से उन्होंने रोल उनका लिखा है, और एक्टिंग भी सहज नहीं है, डबिंग भी उनकी खुद की आवाज़ में नहीं है। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि संवाद जो बोले गए हैं, कहते हैं इसको इंग्लिश और तेलुगु में और तमिल में एक साथ बनाया गया, मगर कहीं पे दिखता नहीं है। हिंदी में तो इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, डबिंग इतनी ख़राब है, जितने भी अभिनेता हैं इतनी डबिंग ख़राब है कि ये डब फिल्म से भी फिल्म इसकी डबिंग ख़राब है। गोल्डमैन की फिल्मों पे डबिंग बेहतरीन होती है, उस पर मेहनत होती है, मगर इसकी फिल्म के संवादों की डबिंग बहुत ख़राब है। बाकी जो आर माधवन का परिवार दिखाया है, जिसमें नामी नारायण का परिवार दिखाया है, उसमें बेटा बहू और लड़का दामाद और बेटा दिखाया है, उनका भी अभिनय बहुत सतही है। बाकी वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण और उनका व्यवहार भी बहुत जोकरों जैसा है। लगता है जैसे ये एक इसरो में काम नहीं करते, ये पागल खाने में जैसे काम कर रहे हैं, उस तरह से उनका पागलपन दिखाया है। फिल्म में 2 जगह मैंने फोड़ता की चरम सीमा देखी। पहला सीन शुरू होते ही, पहला तो सीन ही ख़राब है इसका, स्लो स्टार्टिंग है बहुत, और बहुत ही पुअर स्टार्टिंग है और एंट्री आर माधवन की बहुत ही ख़राब है। पहले सीन में ही अपने बेटी दामाद के ये कहने पर, जब वो देखते हैं कि हमारे मतलब कि पिता और
मतलब हमारी मम्मी जो है आपस में रोमांटिक बात कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं, तो वो कह देते हैं कि एक छोटे बच्चे का पालना लाना है। तो आर माधवन कहता है कि तो इसका मतलब मैं रॉकेट घर में भी छोड़ सकता हूँ। तो सिमरन उस पर जवाब देती है रॉकेट में से हवा ही निकलेगी और कुछ नहीं निकलेगा। मतलब फोर्डता की चरम सीमा थी ये संवाद, एक वैज्ञानिक घर में बोलना जाना, और वो भी अपने बेटी और दामाद और बेटे के सामने। बहुत ही फोर्डता की चरम सीमा थी। रॉकेट लॉन्च करने का आप अर्थ समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो जाके आप पोगो देखिए, आपके लिए वो बेटर रहेगा। मतलब उनका मतलब था कि रॉकेट में घर में भी लॉन्च कर सकता हूँ। आप समझ रहे हैं बात को। दूसरा, इसमें फोर्डता का एक अंदाज दिखाया है जब बार बार पूरी फिल्म में 10 बार यह डायलॉग बोला जाता है कि रॉकेट पिछवाड़े लगा देंगे इसके रखो। मतलब जो विदेशी कलाकार है वो भी ये डायलॉग बोल रहे हैं, ये वो वैज्ञानिक है जिसके रॉकेट पिछवाड़े लग गया, इसको वहाँ से भेजा गया। मतलब कि ये रॉकेट पिछवाड़े लगाना है कि जैसे गली मोहल्ले के गुंडे मवाली जो संवाद नहीं बोलते हैं कि फुलझड़ी लगा देंगे पीछे रॉकेट लगा देंगे। मतलब ये इतनी फोर्डता की चरम सीमा दिखाई है। 10 जगह कम से कम ये संवाद आता है। ये 2 जगह तो फोर्डता की चरम सीमा थी। और फिल्म स्टार्ट होते ही ये डायलॉग आता है कि रॉकेट क्या मैं घर में भी लॉन्च कर सकता हूँ। इसका मतलब तो कहने का अर्थ ये है कि फिल्म का जो मेन कंसेप्ट है वो तो बहुत ज़बरदस्त है, मगर जो निर्देशक की जो इच्छा है वो दिख जाती है, किस लेवल तक वो फिल्म को ले जाना चाहते हैं। बाकी इस फिल्म में जो कोर्ट की असली लड़ाई है, जो नामी नारायण जी ने लड़ी है अपनी आत्मकथा में, जिसका जिक्र है, उन पे 2 किताबें और एक डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, जिनमें 2 किताबों में वो को राइटर हैं नामी नारायण जी खुद, और वक्त से टाइम से ही लिख ली थी उन्होंने 2017-18 में। उस हिसाब से कोर्ट रूम की लड़ाई का एक सीन ही है पूरी फिल्म में, कैन यू बिलीव दैट। दूसरी बात, टॉर्चर के सीन गिनती के हैं, और जो केरल पुलिस को 15 साल बाद बरी कर दिया गया था उस सरकार ने, उसका बिल्कुल जिक्र नहीं है। सीबीआई की जांच जो है बहुत ही फोर्डतापूर्ण दिखाई, अतुल कुलकर्णी को पूरा वेस्ट किया गया है। अभिनय अब उनके बस की बात नहीं रहेगी, उम्र भी हो गई उनकी। और कहने का अर्थ ये है कि सीबीआई की जांच इतनी फोर्डता से भरी हुई है, ओपन जांच चल रही है, और केरल पुलिस उनको केस हैंड ओवर कर रही है, तो वो बार बार इंस्पेक्टर उठ के कहता है कि मैं जा रहा हूँ। बार बार सीबीआई के इंस्पेक्टर के सामने कोर्ट रूम ड्रामा सा बना रखा है, और ओपन ड्रामा हो रहा है। कोर्ट रूम तो मैं गलत बोल गया, मतलब ओपन इंक्वायरी चल रही है, और उन लड़कियों को और उसकी माँ को बुला लिया जाता है जिनको जबरदस्ती केरल पुलिस पूछती है। तो ये पूछताछ दिखाई है, इस तरह दिखाया फिल्म का, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा मंसूबा निर्देशक के तौर पर। आर माधवन का अभिनय अच्छा है, मगर इनका मेकअप बहुत ही ख़राब है, बहुत ही फोर्डता से किया हुआ मेकअप है। शाहरुख खान को जो संवाद दिए हैं बहुत ही बेकार और बेमजा हैं, बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सेकंड हाफ बिल्कुल लचर है, और फैक्चुअल छेड़छाड़ भी की गई है इस फिल्म से। NHRC ने अपने फैसले में 1 करोड़ का मुआवजा निर्धारित किया था, लेकिन केरल सरकार ने इस केस को दबाने के लिए 2017 या 18 में विकिपीडिया के मुताबिक 1 करोड़ 30 लाख रुपए में ये डील की थी नामी नारायण जी से, जिसके लिए उन्होंने हामी भर दी थी। उनको 1 करोड़ 30 लाख रुपए मिल गया था लगभग आज से 5 साल पहले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी केरल सरकार, राज्य सरकार, जहाँ के CM भी इस वजह से बदले गए कि पुलिस के ऊपर कोई आरोप आए। बाद में जो पुलिस अधिकारी जो सबसे बड़े थे जिन्होंने इस जालसाजी में हिस्सा लिया था बढ़ चढ़कर, उनको 6-7 साल के लिए किसी अच्छी पोस्ट का कमिश्नर भी बना दिया गया था, जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया 2011 से लेकर 2018 तक, जैसा कि विकिपीडिया के मुताबिक मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया भी है। नामी नारायण जी के जीवन के साथ ये छेड़छाड़ वाला जो कंसेप्ट दिखाया लास्ट में, शाहरुख खान जी कहते हैं कि केवल आपको 10 लाख रुपए मिला है 25 साल बाद। पहली बात तो इस इंसिडेंट को 25 साल हुए भी नहीं। 98 में बरी हुए थे, 94 में इनको केस इनके ऊपर लगा था, 96 में CBI ने इनको चार्जशीट से मुक्त कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको केस को फैसला सुनाने में 2 साल और ले लिए थे। तो 98 में ये फ्री हुए थे। 98 से अगर आज लगा लें 2022, तो उस हिसाब से तो खैर अभी 25 साल हुए नहीं है, बार 25 साल पर जोर डाला गया। बाकी सारे वैज्ञानिक पागल दिखाए हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद जी भी इसमें फीके लगे हैं, और विक्रम साराभाई भी एक जोकर से बनाए हैं, और बाकी उनमें अलग अलग कैटेगरी के वैज्ञानिक दिखाए हैं। सारे ही जोकर टाइप हरकतें करते रहते हैं, और कोई भी वैज्ञानिक लगता ही नहीं। खुद आर माधवन भी कई जगह फोर्डता से भरे हुए जोक मारते हैं, तो वो भी वैज्ञानिक कम लगते हैं। और उनकी जो हरकतें दिखाई हैं, हो सकता है वो सच हो सकता है वो हरकतें सच हो। उन्होंने जिस कदम लड़ाई थी अपनी PhD करने के लिए, थीसिस करने के लिए, वो बात तो फैक्ट है कि उन्होंने 3 साल की थीसिस को 10 महीने में कर लिया था। और कैसे उन्होंने जुगाड़ लगाया उस प्रोफेसर से जो अपनी बीवी की देखरेख कर रहा है, देखभाल कर रहा है, बीमार बीवी की, और किसी स्टूडेंट को नहीं लेता, वहाँ तो उन्होंने जुगाड़ लगाया होगा, और सब काम दिखाए अच्छे। मगर कोई चीज़ें इनमें फैक्चुअल छेड़छाड़ की गई है। रशिया के ऊपर जैसे अमेरिका का जॉर्ज बुश का दबाव पड़ा था, वो सीन भी उड़ा दिया गया है। जो पहले 2 इंजन मंगाने की जो डील हुई थी 235 करोड़ की, वो बिल्कुल सफ़ा कर दिया है। बाद में वो टेंडर के थ्रू जो डील हुई थी 4 इंजनों की, वो टेक्नोलॉजी मंगाने की या फैब्रिकेट करने की, उस डील को भी इन्होंने दिखाया कि वो अपने आप ही ले आए थे, बड़े नौटंकी अंदाज में दिखाया है। बाकी फिल्म बेमजा है। डॉक्यूमेंट्री से भी नीचे अगर शब्द बोलूँ तो कमेंट्री एक तरह की है, जैसे एक मैच की कमेंट्री होती है, जो हारा हुआ मैच होता है उसकी कमेंट्री सुनना हमारी मजबूरी होती है। तो ये हारी हुई पटकथा की कमेंट्री थी। इसकी बिजनेस रेटिंग मैंने 1.5 दी थी आउट ऑफ 5। मेरे ख्याल से 1 भी ठीक रहेगी इसके लिए। देखते हुए फिल्म को देखने के बाद मेरा यही बनता है। अभी हॉल खाली था,
ऑक्यूपेंसी भी इसकी 4-5% ही आ रही है एक्चुअल में, और वैसे तो ऑन पेपर तो 7-8% दिखा रहे हैं। 11 करोड़ 2 दिन में ये वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन कर चुकी है। बाकी 6 भाषाओं में रिलीज़ करना इसे बेवकूफ़ी मानता हूँ मैं, और 3 भाषाओं में एक साथ इसे बनाना 60-62 करोड़ के बजट में, ये भी एक बड़ा बेवकूफ़ी भरा कदम था। आर माधवन जी दोबारा शायद निर्देशक बनने की भूल नहीं करेंगे। निर्माता तो खैर वो बनते ही आए हैं पहले से भी, कई सफल फिल्मों का निर्माण किया उन्होंने, अच्छी फिल्में नहीं, अच्छा प्रॉफिट कमाया उन्होंने। बाकी कुल मिलाकर फिल्म में वो दम नहीं है। एक देशभक्ति के नाम पे, एक प्लॉट बेसिक कहानी के नाम पे वन टाइम वॉच मैं कहूँगा इसको, फिल्म को, मगर आउटस्टैंडिंग नहीं है, वेरी बिलो एवरेज मूवी है। आपकी अगर इस बारे में कुछ राय अलग बनती है, गीत संगीत भी बेकार है, ये मैं बताना भूल गया, गीत संगीत बेकार है, संवाद 0/0 है, बल्कि इसका जो ट्रेलर था वो एक धोखा है। जिस ट्रेलर में ये कहा गया था कि किसी देशभक्त को अगर मारना हो तो उसको देशद्रोही करार दे दो, किसी कुत्ते को अगर मारने की इजाज़त लेनी हो तो उसे पागल डिक्लेयर कर दो, ये डायलॉग पूरी फिल्म में नहीं है, खाली गिमिक था, इसको प्रमोट करने का एक तरीका था। जैसे अनेक फिल्म आयुष्मान खुराना की ट्रेलर बनाया था एक नकली सा 1-1.25 मिनट का, जिसमें वो फाइटिंग वगैरह करता है और पिस्तौल रख के गोली मार देता है, और वो भी सीन नकली था, फिल्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये एक नया सिस्टम चला है प्रमोशन करने का कि वीडियो आप अलग से बना दो, फिल्म में उसका कोई संवाद नहीं है, ना वो सीन है, तो इस तरह से दर्शकों की उत्सुकता एक नकली जगह कर आप उसको कर लो। बाकी फिल्म ओवरऑल वेरी बिलो एवरेज, डायरेक्शन वेरी पुअर, फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी संवाद फोरता से भरे हुए बेकार, बेमतलब, असंगत, अभिनय पक्ष भी 0, केवल आर माधवन सिमरन को छोड़कर। बाकी ये फिल्म वो बन नहीं पाई। इस तरह के नीरस विषय पर फिल्म बनाने के मास्टर में जो रिसेंट टाइम पे मानता था, अपने टाइम के 20-25 साल पहले के, प्रकाश झा और गुलजार, लेकिन उनकी उम्र हो गई थी, वो लोग भी चूक गए, क्योंकि वो लोग भी इस तरह के सब्जेक्ट को उठा नहीं पाते थे, और इन दोनों को मैं मास्टर मानता था। ये निर्देशन किसी अच्छे हाथ में जाना था, स्क्रीन प्ले की बहुत कमी करती है, सेकंड हाफ तो इसका बहुत ही तथ्य से परे है, तथ्य उसमें काट दिए गए हैं, छुपा दिए गए हैं। फिल्म की लंबाई तो ठीक है, मगर एडिटिंग बहुत ख़राब है, VFX बहुत ख़राब है। भाई कुल मिलाकर मैं तो इसको अगर रेटिंग देना चाहूँ फिल्म को, तो मैं 2.5 से ज़्यादा दे नहीं पाऊँगा 5 में से। बाकी IMDb पे इसको चाहे 9 मिल जाए, 8 मिल जाए 10 में से, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मगर फिल्म देख के जो मैंने महसूस किया, टिकट सस्ती है इसकी, 160 रुपये की टिकट थी, आज ही मैं देख कर आया हूँ। टिकट इसकी 200 रुपये या 210 रुपये की नहीं है, जैसी वो फिल्मों की होती है। ओवरऑल दोस्तों, अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपकी अपनी क्या राय है इस फिल्म के बारे में, और आपने विकिपीडिया पे साइंटिस्ट नामी नारायण की स्टोरी पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उनके ऊपर, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसमें फैक्ट्स आप पढ़ सकते हैं। NHRC ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ऑर्डर दिए थे 1 करोड़ के, जिसको केरल सरकार ने बढ़ाकर 1 करोड़ 30 लाख कर दिया था। नामी नारायण जी उस बात के लिए रजमंद हो गए थे। बाद में उन्होंने गुनहगारों को प्रकट करने के लिए बहुत जोर लगाया, मगर वो हो ही नहीं पाए कभी, क्योंकि वो सारे रिटायर हो गए थे, और फिर इस पर लीपापोती कर दी गई थी राजनीतिक पार्टियों द्वारा, और बाद में इनको पद्म विभूषण वगैरह देकर चुप्पी करा दिया गया था, और चुप हो भी गए थे। कुछ इनकी मजबूरी थी, बारी बारी फिर ये खुद रिटायर भी हो गए थे। ये सब हालात को देखते हुए उन्होंने ठीक ही स्टेप लिया मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जुनून एक हद तक ही ठीक रहता है, उसके बाद वो जुनून जो है पागलपन बन जाता है। भाई कुल मिलाकर फिल्म का मेरा निचोड़ था। आपकी जो राय हो कृपया कमेंट द्वारा अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।